चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम आज से इसमें नया टॉपिक आएगा और उसके लिए कुछ बात बतानी ज़रूरी है। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले अनूप ग्रुप, उससे कुछ बातें हुई थी। उन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ था कि जैन कम्युनिटी में मांस खाया जाता है, बराबर। तो जो मुद्दे से उन्होंने ये बात उठाई वो मुद्दा थोड़ा जानने जैसा है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे आगमों में ऐसा पाठ है कि रोहिणी नक्षत्र में मांस खा के जाने से कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा पाठ उन्होंने बताया। और वो पाठ के कारण ये मुद्दा उठाया। और दूसरा ये मुद्दा था कि जैन आगम में एक और पाठ है जो नीचे बरमुडा ट्रायंगल या जो ड्रैगन ट्रायंगल है, ऐसे ही दो उमगना निमग्ना नदी जो सारा अंदर मनुष्य और सबको नीचे खींच लेता है और वो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है। तो उनका कहना ये था कि जैनों ने ऐसी धरती बनाई है कि जिसके ऊपर से अगर आप कोई जाओ, जैसे उन्होंने ये नाम दे दिया बरमुडा ट्रायंगल, उसके ऊपर से अगर आप जाओ तो सारा का सारा आपको अंदर खींच लेगा और वो सबको जैन लोग उनको नरक में भेज रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दे को इस प्रकार से प्रेजेंट किया था कि जैन लोगों ने एक ऐसा एरिया बनाया है और वो एरिया ज़मीन के नीचे से सीधे नरक तक जाता है, और जो भी ऊपर से प्लेन जाएगा, बोट जाएगी, या जहाँ से जो वो जगह से जो भी ऊपर से पास होगा उन सबको वो खींच के नीचे भेज देते हैं और नीचे से वो नारकी में जाके उन लोगों को मार देते हैं। समझ में आई ये बात? ये दो बड़े मुद्दे थे। ये मुद्दों से उन्होंने बहुत सारे मीटिंगें की, न्यूज़ में दिए, कुछ महात्माओं ने उसके जवाब भी दिए। तो बात तो ये है कि जो बरमुडा ट्रायंगल और जो ड्रैगन ट्रायंगल है, दोनों जगह निमग्ना नदी है। वो निमग्ना नदी 10 योजन की है, पूरा नीचे खींच लेती है, सबको नीचे खींच लेती है। ये तो पाठ आगम में आना ही आना है, क्योंकि जो तमिस्रा और खंड प्रपात गुफा है उसके अंदर ही ये दो नदी, हाँ या ना? अब जब ये नदी ही ऑलरेडी है, हमेशा के लिए है, कोई भी काल में ये नदी है, तो ये नदी अगर होगी कोई भी काल में तो चीज़ें नीचे जाएगी कि नहीं? बोलो, चीज़ें नीचे जाएगी ही जाएगी। पर अगर चीज़ें नीचे जा रही है, लोग नीचे जा रही है, डूब रहे हैं, डूब के वापस नहीं आ रहे हैं, तो ये कोई बनाया हुआ प्लान तो नहीं हो सकता ना? हाँ, पर हमारे आगम में ये पाठ है, इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा रखा। बात समझ में आई? आपके आगम में वो शब्द आए कि यहाँ निमग्ना नदी है जो लकड़े वकड़े गाड़ी का सबको नीचे खींच के पानी के अंदर डाल के नीचे खींच के खत्म कर देता है। तो ये पाठ आया, इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। और दूसरा मुद्दा ये लिया कि हमारे ही आगम में ये भी लिखा हुआ है कि रोहिणी नक्षत्र में मांस खा के जाने से कार्य सिद्धि होती है। मतलब ये हुआ कि जैनों में मांस खाकर कार्य सिद्धि करने की परंपरा है। समझ में आया? तो ये मुद्दे की जो गाथा है, आज हम उसकी बात करेंगे। सूर्य प्रभृति के 10वें प्राभृत का 18वां प्राभृत, उसमें जो 10वां प्राभृत है उसका जो 18वां प्राभृत है उसका है सूत्र नंबर 152। यहाँ पेज है, देखो आपके सामने, वो मैंने पाठ और गाथा दोनों रखा हुआ है। तो ये पाठ हम पढ़ेंगे, उसमें क्या मुद्दा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, फिर हम इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। तो ये मुद्दा ये है कि आगम के अंदर कोई भी सूर्य का और चंद्र का आरंभ, ग्रहों का आरंभ, सूर्य का आरंभ, चंद्र का आरंभ, वर्ष का आरंभ, ऋतु का आरंभ, जब भी साल का आरंभ होता है वो अभिजीत नक्षत्र से होता है, बराबर।
अभिजीत नक्षत्र में जैनों ने आगमों में परमात्मा ने सबसे पहला नक्षत्र माना है। कौन सा माना है? अभिजीत को माना है। और हमारे आगमों में ये चर्चा भी लिखी है कि कोई कृतिका से मानता है, कोई अश्वनी से मानता है। कृतिका ऐसे टोटल 28 नक्षत्र है, कोई कृतिका से 28 मानेगा, कोई अश्वनी से 28 मानेगा, कोई 27 मानेगा। लेकिन जैन आगम में अभिजीत नक्षत्र से शुरुआत की और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को अंतिम माना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये पाठ में तो मैं आगे जा रही हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी रही हूँ, आपको समझ में आए तो सुनते रहना। ये बहुत मुद्दा अभी ये खड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये समझने में भी मज़ा आएगा। और आप अगर किसी के से बात हो ना तो इसका आप जवाब भी दे पाओगे। आओ पंच, यहाँ देखिए गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, चंद्र 4 किस प्रकार से है, आप उसका आख्यान करो। तो भगवान ने जो जवाब दिया है कि 5 संवत्सर में चंद्र, सबसे पहले चंद्र संवत्सर, फिर दूसरा भी चंद्र संवत्सर, तीसरा अभिवर्धित संवत्सर, चौथा चंद्र संवत्सर और 5वां अभिवर्धित संवत्सर। तो इस प्रकार से 5 संवत्सर के युग में अभिजीत नक्षत्रम षष्टी चारान यावत चंद्रेण साधम योगम योगति। तो ये 67 बार अभिजीत नक्षत्र के साथ चंद्र का सप्तषष्ठी चारान 4 चंद्र के साथ उसका योगम उपपद्यते। શું થયું? चलो, तो इस प्रकार से योग है चंद्रो अभिजीत नक्षत्रेण सह संयुक्तो मध्य युगे। चंद्र अभिजीत नक्षत्र के साथ में मध्य युग में, युग मध्य में भी ध्यान दीजिएगा, युग मध्य में भी सप्तषष्ठी संख्यान 67 बार चारान चरती। देखो यहाँ 2 चीज आई है, आपको यहाँ समझना है। युग के आरंभ में भी अभिजीत नक्षत्र है, युग के मध्य में भी अभिजीत नक्षत्र है। बात समझ में आई है? हाँ हाँ, तो यही बता रहा है कि युग के आरंभ में आया, युग के मध्य में आया। युग 5 साल का है, तो 5 साल के हर एक वर्ष में चंद्र का अभिजीत के साथ तो योग आने वाला है ना, आने वाला है कि नहीं? और हर बार संख्यात्मक 67, हर बार संख्यात्मक 67 बार उसका योग अभिजीत का चंद्र से संख्यात्मक होगा। संख्यात्मक, आओ, चंद्र गति भेद से आता है अभिजीत के साथ। एवं प्रति नक्षत्रम भावनीयम, इह योगम अधिकृत्यम सकल नक्षत्र मंडली परिसमाप्ति केरेन नक्षत्र मासेन भवति। इस प्रकार से संपूर्ण नक्षत्रों में चंद्र का परिभ्रमण हो तब एक नक्षत्र मास होता है। नक्षत्र मासाश्च युग मध्ये सप्तषष्टिः एतश्च अग्रे भावयिष्यते। ततः प्रति नक्षत्र पर्यायम् एकेकं चारम अभिजिता नक्षत्रेण सह चंद्रस्य योग संभव आदुपपद्यते। चंद्रो अभिजिता नक्षत्रेण सह संयुक्तो युग मध्ये सप्तषष्टि संख्यान चारान चरती थी। आपको 67 बार संख्या बताई है कि 67 संख्यात्मक 4 करेगा। एवं प्रति नक्षत्र भाव नियम संप्रति आदित्य 4। अब ये चंद्र का जो बताया है कि युग मध्य 67 बार आपको ये देखना है, युग के प्रारंभ में भी है, युग के मध्य में भी है, युग के अंत में भी। तो यहाँ हमें ये चीज़ देखनी है कि युग के प्रारंभ में, युग के मध्य में, युग के अंत में
अभी वर्धित ईयर आता है, वर्ष आता है, तो अधिक मास आता है, तो अधिक मास के समय चंद्र का अभिजीत नक्षत्र में 4 अवश्य होगा होगा होगा। बात समझ में आ रही है ये गाथा से क्या निकल रहा है? देखो, युग मध्य में आरंभ कह दिया, युग पहले युगारंभ में कहा, युग मध्य में कहा, तो युगारंभ है तो युगांत में भी तो हो ही गया ना, वही युगारंभ होगा ना। हाँ, तो युग मध्य भी आया, पहले युगारंभ आया, फिर युग मध्य आया, फिर युग अंत आया, तो ये तो तीनों जगह पे क्या आएगा? अधिक मास आएगा ना। तो जब यह अधिक मास का समय आएगा तब चंद्र का अभिजीत नक्षत्र में अवश्य योग होगा होगा और होगा। समझ में आई बात? समझायो? हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि हर महीने में उसका योग नहीं होगा। दूसरा ये भी तो बात होगा कि नहीं, अगर चंद्र का अभिजीत से हर महीने योग होता तो ये अलग से बोलने की जरूरत पड़ती? बताओ। नहीं। हाँ, अलग से बताने की जरूरत ही नहीं थी, वो ही बता देते कि हर मास में, हर एक नक्षत्र में घूमने से एक नक्षत्र मास होता है, तो हर एक नक्षत्र में चंद्र अभिजीत सहित सभी नक्षत्रों में एक बार घूमता है, तो सीधा ही बता देते। लेकिन यहाँ अलग से बताया गया है कि चंद्रो अभिजीता नक्षत्रेण युग मध्य सह संयुक्तो युग मध्य, बराबर, अभिजीत के साथ संयुक्त होके युग के मध्य में भी 4 करता है, युग के शुरुआत में भी 4 करता है, तो ये 2 तो कंफर्म हो गया ना। हुआ ना, कंफर्म हो गया। तो ये 2 कंफर्म बताया, इसका अर्थ ये हो गया कि हर महीने चंद्र अभिजीत में नहीं जाएगा। आओ अभी सूर्य की बात करें। देखो, सूर्य में ऐसा नहीं लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा सब। संप्रति आदित्य 4 विषयम प्रश्न सूत्रम अह ता कहन्ते इत्यादि ता इति प्राग्वत कथम किम प्रमाणिया संख्या भगवन त्वया आदित्य 4 आख्याता इति वदेत। हे भगवान, आप सूर्य कितने प्रमाण से, कितनी संख्या से उसका, सूर्य का 4 आपने बताया है। भगवान ने कहा 5 संवत्सरीय न, मतलब 5 संवत्सर वर्ष में। ता इति पूर्ववत जो आगे लिखा है वैसे 5 संवत्सर चंद्र आदित्य 5 संवत्सर प्रमाण युगे युग मध्य अभिजीत नक्षत्रम 5 चारान यावत सूर्येण, चंद्र का युग मध्य अभिजीत नक्षत्र के साथ 4 वहाँ से लेके सूर्येण सहयोगम युनक्ति, अभिजीतः नक्षत्रेण संयुक्त सूर्यो युग मध्य 5 संख्यान 4 चरति। सभी पांचों एक युग में 5 संख्यान 5 बार, कितनी बार? अभिजीत नक्षत्र के साथ सूर्य एक युग में 5 संख्या में 5 बार 4 करता है। देखो, यहाँ संख्या दे दी आपको। कथमते अवदगम्यते इति चेत उच्यते इह योगम अधिकृत्यम सूर्य सकल नक्षत्र मंडली परिसमाप्ति ही एकेन सूर्य संवत्सरेण। ध्यान दीजिएगा, खास लिखा है कि एक सूर्य संवत्सर में सूर्य सभी नक्षत्रों में को परिसमाप्त करता है। देखो, ये बात चंद्र में नहीं बताई है, ये पाठ चंद्र में नहीं आया, बराबर? हाँ या ना? हाँ, ये पाठ चंद्र में नहीं आया कि एक सूर्य संवत्सर, एक संवत्सर वर्ष में चंद्र सभी नक्षत्रों के में परिभ्रमण करता है, एक महीने में भी सभी नक्षत्रों में परिभ्रमण करता है, अभिजीत सहित, ऐसा पाठ नहीं आया है। लेकिन सूर्य हर एक वर्ष में एक बार सभी नक्षत्रों में एक समान जाता है,
एक समान। सूर्य संवत्सरश्च युगे भवन्ति पंच तत् प्रति नक्षत्र पर्यायम एकम वारम अभिजीत नक्षत्रेण सह योगस्य। हर एक नक्षत्र में एक एक बार अभिजीत नक्षत्र सहित योग करता है। क्लियर हुआ? તો સૂર્યમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે પ્રત્યેક વર્ષે સૂર્ય અભિજીત સહિત નક્ષત્રોમાં ભ્રમણ કરે છે, જ્યારે ચંદ્રમાં ખાસ લખ્યું છે કે યુગારંભ અને યુગ મધ્યે અભિજીત નક્ષત્રમાં ચંદ્ર વધારે આવે છે. સમજાઈ ગઈ વાત? સમજાઈ? અહીંયા તો 5 વર્ષમાં 5 વાર, જ્યારે પેલામાં 5 વર્ષમાં ખાલી 2 જ વર્ષમાં વધારે આવે. આખી ટોટલ એન્ટ્રી એક્ઝિટ અલગ જ બતાડી દીધી. સમજાયું? આપણે એટલું જ જાણવાનું છે, ગણિત તો समझासे ने समझासे, पर तमने खाली आपको इतना फर्क पता चलना चाहिए. सूर्य में वो हर साल जाएगा, 5 ही बार जाएगा अभिजीत में सूर्य, लेकिन चंद्र में 5 साल में से युगारंभ में और युग मध्य में अभिजीत में चंद्र ज़्यादा जाएगा. समझ में आया? अभिजीत में चंद्र अपने पूरे वर्ष में हाँ अधिक महीना 2 આવે. યુગારંભ અને યુગ મધ્ય. યુગારંભ એટલે યુગના અંતે આવ્યો એટલે એક જ થયું ને. હા હા, અંત અને આરંભ તો એક જ છે. હા, જ્યારે આ બે અચ્છા યુગારંભમાં તો અભિજીત રહેવાનું જ છે કન્ફર્મ. હા, એ તો પહેલું નક્ષત્ર છે. હા પહેલું છે એટલે કન્ફર્મ. તો યુગારંભે પણ રહે, અને જ્યારે જ્યારે આ યુગ મધ્ય અને યુગાંતમાં જ્યારે અધિક મહિનો આવે એટલે અધિક મહિનો પણ યુગાંતમાં આવે એ લખાણ નથી. હા, યુગારંભ લખ્યું છે. હા, હા, સમજાય છે? હા, હા. એટલે વાત એ થઈ કે જ્યારે પણ અધિક મહિનો આવશે ત્યારે ચંદ્ર અભિજીતમાં વધારે જશે, બાકીના મહિનાઓમાં જાય એ જરૂરી નથી. બાકીના મહિનામાં દરેક મહિને જો ચંદ્ર તો દરેક મહિને બધા નક્ષત્રો ફરે. એ પાઠ બી ફરીથી બોલું છું, સાંભળો. આગળ બોલી ગઈ છું, હું પાછી બોલું છું. ચંદ્રો અભિજીત નક્ષત્રેણ સહ સંયુક્ત યુગ મધ્યે સપ્ત ષષ્ટી સંખ્યાન ચારાન ચરતી संख्यात्मक 67. समझायू? संख्यात्मक 67 ये तो मैंने आपको बताया, उसको 21 बार जा रहा है, लेकिन 9 मुहूर्त का उन्होंने विभाजन कर दिया है 67 बार. पर चंद्र अभिजीत नक्षत्र में युग मध्य जाए અને યુગારંભે જાય. એ પણ ફરીથી બોલું છું, સાંભળો. वाक्यालंकारे युगे अभिजीत नक्षत्रम सप्तषष्टिम चारान यावत् चंद्रेण साधम योगम उपध्यते किम मुक्तम भवति. चंद्रो अभिजीत नक्षत्रेण सह संयुक्तो युग मध्ये इह योगम अधिकृत्यम सकल नक्षत्र मंडलो परिसमाप्ति केन नक्षत्र मासेन भवति. इस प्रकार से योग को अधिकृत करते हुए सकल नक्षत्र मंडल में परिभ्रमण करके नक्षत्र मास पूर्ण करता है. ये चंद्र पूर्ण करता है. अब यहाँ आया अभिजीत सहित, फिर से बोल रही हूँ. इह योगम अधिकृत्यम सकल नक्षत्र मंडल उपपरिसमाप्ति एकेन नक्षत्र मासेन भवति. तो इसमें कोई सकल नक्षत्र मंडल शब्द आया है, अभिजीत नहीं आया. अब मैं सूर्य का वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो. इह योगम अधिकृत्यम सूर्यस्य सकल नक्षत्र मंडली परिसमाप्ति केरेण सूर्य संवत्सरेण, मतलब साल में एक बार, सूर्य संवत्सराश्च युगे भवन्ति पंच ततः प्रति नक्षत्र पर्यायम एकैकम वार अभिजीता नक्षत्रेण सहयोगस्य संभवात. देखो यहाँ अभिजीत नक्षत्र सहित આવ્યું, राइट? મારી વાત સમજાય? हाँ, सूर्य अभिजीत नक्षत्र सहित सभी नक्षत्र में योग करता है, लेकिन चंद्र अभिजीत नक्षत्र सहित सभी नक्षत्रों में योग नहीं करता है.
बराबर। बराबर। कभी अभिजीत में करता है उसकी मर्जी हो तो, बाकी जब सभी नक्षत्र के साथ चंद्र का योग होगा तो हर बार अभिजीत नहीं आएगा। बहुत स्पष्ट यहाँ बता दिया है, बराबर ने। आओ अब उसके बाद ये तो हुआ नक्षत्र के गोत्र बताए हैं, और गोत्र वाला भी ये पेज है, वो तो जब हमारा पाठ आएगा तब भी हम करेंगे। लेकिन इसके बाद एक महत्व का वही मास वाला मुद्दा है, उसको मैं बताना चाहती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ता कहन्ते भुएणा आही तेती वद्देजा। देखो ध्यान से सुनो, ये 10वें प्राभृतस्य षोडशं प्राभृतं संप्रति सप्तदशम आरभ्यते। तस्य चयम अर्थाधिकार भोजनानि वक्तव्यानि ततस्त द्विषयं प्रश्नसूत्रमाह तम ता कहन्ते भुएणा आही तेति वद्देजा। आप भोजन के बारे में बताइए। ता येसीणम 28 नम नखताणम। देखो 28, भगवान ने जवाब दिया कि इस प्रकार के 28 नक्षत्र हैं। क्या बताया? 28 नम नखताणम कत्तियाही। कत्तियाही यानी कि कोई भी। एक मिनट। कोई भी दधीणा भोजम कज्जम साधंती। दही का भोजन कृतिका नक्षत्र में, किसमें? देखो शुरुआत ही कृतिका से हुई है, समझाए छे? ये जो गाथा लिखी है, गाथा की शुरुआत ही कृतिका से हुई है। अभी हमारे आगम में, आगम अनुसार नक्षत्र की प्रत्येक माहिती की शुरुआत अभिजीत नक्षत्र से ही की जाती है, जबकि ये भोजन का जो खाना है उसमें मांस का जो लिखा हुआ आता है, मेंढक खाना लिखा है, मांस खाना लिखा है, और ये सबकी शुरुआत कृतिका नक्षत्र से कराई है। तो क्या कृतिका से शुरुआत आगम पाठ में हो सकती है? मेरा ये प्रश्न है, बताओ। हाँ, ये नहीं हो सकता है। ये बात के लिए आप हर किसी से लड़ सकते हो कि ये किसी ने पीछे से इसमें डाला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रिंट आउट में डाला हुआ है ये। हाँ। क्यों? क्योंकि कृतिका से शुरुआत आगम पाठ में कभी भी नहीं होगी, बराबर? आओ मैं बोलती हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ सभी नक्षत्र में इसमें क्या लिखा है, आप जरूर सुनिए। आपको 100% लगेगा कि ये भगवान कभी बोल ही नहीं सकते और ये आगम पाठ है ही नहीं। ध्यान से सुनिए। कृतिका नक्षत्र दधीणा भोचा कज्जम साधंती। कृतिका नक्षत्र हो तो दधी यानी कि दूध, दही का भोजन से कार्य साध होता है। रोहिणी चसम मनसम मतलब चसम का मांस, वो भोजन करने से होता है। संठाणाम ही मीघ मनसम मतलब कि जो मृगशीर्ष नक्षत्र है उसमें मृग के मांस। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र नवनीतेन भोजा। उसके बाद है पुनर्वसु नक्षत्र धतेण का, धतूरा का फूल, धतूरे का भोजन करना है।
फिर पुष्य में खीर खाना है, श्लेषा में दीवक का मांस, दीपक जो दीपड़ा होता है ना, दीपड़े का मांस लिखा है। उसके बाद माघ मास में कसौंती का भोजन, पूर्वा फाल्गुनी में मेढक का मांस। आप सोच सकते हो क्या ये भगवान कहेंगे? बताओ, नहीं। आप सोच सकते हो? और ये हुआ है कृतिका से शुरू, मतलब ये आगम पाठ है ही नहीं, ये जानबूझ के पीछे से डाली हुई चीज है। और थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा ना, अगला ही पाठ, भगवान ने बोला है कि मांस दो प्रकार का है, काल मास और द्रव्य मास। तो काल मास, द्रव्य मास में आप सिर्फ हमारे अंदर आगम में श्रावण भादरवा आदि मास को ही माना है, बाकी नहीं माना है, बराबर? हाँ, तो मास तो उसी में लिखा है कि जो द्रव्य मास है वो वर्जित है, लिखा है कि नहीं? हाँ। हमने कल के ही लेक्चर में ये चर्चा की थी। तो जब मना किया हो, वर्जित लिखा हो, तो यहाँ कैसे खा सकते हो? आप सोच सकते हो? ये ऐसे ही किसी ने लिख के झूठा बाहर से लिखकर इसमें डाल दिया। उत्तर फाल्गुनी मास में नक्खी मनसम, नक्खी का मास लिखा है। फिर हस्त नक्षत्र में वत्थाणी भोजन करना है। उसके बाद चित्रा में मग्ग सुवेणम का भोजन करना है। उसके बाद चित्र वैशाख में, चित्र स्वाति नक्षत्र में फल का भोजन, विशाखा नक्षत्र में आसित्ती का भोजन, अनुराधा में मिस्साकूर का भोजन, ज्येष्ठा नक्षत्र में लठ्ठियेणम भोजन, पूर्वाषाढ़ा में आम्लग शरीर का भोजन, उत्तराषाढ़ा में बलेहिम भोज्चा, बली जो खाते हैं ना, बली पनीर बली। अब आया देखो उत्तराषाढ़ा के बाद अभिजीत बीच में आ रहा है। अभिजीत नक्षत्र में पुष्पेहिम, पुष्प का भोजन। अभिजीत कहाँ आया? सबसे पहले आना चाहिए या मध्य में आना चाहिए, ये बता दो। चलो, आगम में हर एक विगत शुरुआत अभिजीत से होती है, तो क्या ऐसे बीच में आ सकता है अभिजीत? नहीं आ सकता। तो मतलब ये हमारा नहीं है, ये कंफर्म है ना? हाँ, तो किसी ने जानबूझ के डाला है जैन धर्म और जैन आगमों को अशुभ बताने के लिए, मांसाहारी बताने के लिए, क्योंकि सारे भगवान तो तीर्थंकरी क्षत्रिय ही थे ना, थे कि नहीं? और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके भगवान जो नेमना थे, उनकी शादी में तो मांस का भोजन परोसा जाता था, क्योंकि ये सारी स्टोरी इकट्ठी कर ली उन्होंने। समझ में आया? यहां तक कि ये पाठ भी आगम में गलत डाल दिया हो। ये सारी चीज प्लान नहीं लग रही आपको? बताओ। हाँ। अभिजीत नक्षत्र में पुष्प का भोजन, श्रावण में खीर का भोजन, सतभिषा में तुवर का भोजन और सतभिषा। फिर पूर्व भाद्रपद में कारेला का भोजन, उत्तर भाद्रपद में पुट्ठवत्ताही, वराह मनसम। आप सोच सकते हो, वराह का मांस। रेवती में जलचर पक्षी का मांस, जलचर प्राणियों का मांस। अश्विनी में तितिर, वो जो आते हैं ना, तिती घोड़े। समझ में आ रहा है? तिती घोड़े के मांस।
और वट्टक का मांस, वट्टक मंसम। भरणी नक्षत्र में तंदुल, चावल का भोजन। तो इस प्रकार से ये प्रावृत में ये बताया गया है। अब लग रहा है मेरे को, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है नक्षत्र की शुरुआत कृतिका से कभी नहीं होती। ऐसा भोजन खाने का अपने आगम में या जैन में या परंपरा में कभी भी पॉसिबल है नहीं। हाँ, पर ये गलत है, ये बहुत क्लियर है। लिखने वाले ने ये लिख तो दिया, अपनी अपनी पद्धति उसने बता दी, पर वो ये भूल गया कि कृतिका से तो कभी भी जैन का एक भी नक्षत्र का कोई भी चरण चालू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, आओ चलो, क्योंकि ये गाथा में जब जाएगा तब तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे लिखने में तो कोई भी कुछ कर सकता है, बराबर? बराबर। हाँ, कोई भी कर सकता है। अभी देखो, अभी मैं और भी मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो मैं बोल रही हूँ ना, ऑलरेडी इसमें दे दिया है, सुनिएगा। ता कहन्ते भोयणे इत्यादि, ता इति पूर्ववत। पहले जो लिखा, अभी तक जो लिखा है वो भोजन बताया। कथम, क्या वो सही है? ध्यान से सुनिए। केन प्रकारेण नक्षत्र विषयाणी भोजनानि आख्यातान इति वदेत। किस प्रकार से नक्षत्र के विषय में भोजन का आख्यान किया गया है भगवान? ताएसी, इस प्रकार से, ताएसीण, इस प्रकार से किया गया इत्यादि। ता इति पूर्ववद, यानी कि जो आगे लिखा है वो। एतत् एषाम मनंतर उदितानाम अष्टाविंशते नक्षत्राणि मध्ये कृतिकाभिः। देखिए, ध्यान दीजिए, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। एत ऐसा ऐशाम अनंतर, मतलब ये कहीं और लिखा हुआ है, अनंतर में लिखा हुआ है। एत ऐसा, इस प्रकार से अनंतर में लिखा हुआ है। अनंतर उदितान अष्टविंशत, मतलब कि 28 नक्षत्राणाम मध्य कृतिका भी। इसमें भी मध्य में कृतिका आता है, इसमें कृतिका प्रारंभ में। जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ भी लिखा हुआ है। समझ में आया? हाँ, पुमान कार्यम साधयति दग्धा सम्मिश्रम ओदनम भुक्त्वा किं मुक्तं भवति। कृतिकासु प्रारब्धं कार्यं दग्धिमुक्ते प्रायोः निर्विघ्नं सिद्धिम् आसादयति इति एवं शेषेष्ववि सूत्रेणु भावना दृष्ट्या इति मलयगिरि विरचित सूर्य प्रज्ञप्ति टीकायां दशमस्य प्रावृत। तो इसमें भी ये बताया है कि ये अन्यतर लिखा हुआ है। अनंतर, अनंतरोदिता नाम, मतलब ये अलग नाम से अनंतर में लिखा हुआ है, ये हमारे में लिखा हुआ नहीं। हम जैसे मतांतर बोलते हैं कि नहीं, तो ये भी एक मतांतर है। कहीं और से मतांतर को यहाँ रख दिया गया है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, हाँ, उसको गाथा बना के प्रस्तुत कर दिया। आप सोचो तो सही। इसलिए मैंने ये पाठ खास रखा है यहाँ, आपको पता चले बस। आओ, अब कोई कुछ बोलेगा तो जवाब दे पाओगे क्या? हाँ। बोलो, क्या दोगे जवाब, जरा बताओ। क्या ખોટું છે? બીજા વર્ણે લખી, બીજા લોકોએ લખીને આમાં નાખ્યું છે. ખોટું કેમ છે? શું કારણ છે ખોટાનું? શું પ્રૂફ? કૃતિકાથી કોઈ પણ વસ્તુ સ્ટાર્ટ ન થાય. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય?
हाँ, શાસ્ત્રમાં આગમ શાસ્ત્ર में भगवान ने एक भी चीज, नक्षत्र की एक भी डिटेल, एक भी छोटी सी छोटी चीज भी अभिजीत से ही शुरू की है, कृतिका से कभी नहीं। बराबर, यही है सबसे बड़ा प्रूफ, यही है हमारा। और मास, द्रव्य मास को तो ऐसे ही, द्रव्य मास मतलब पुद्गल द्रव्य का ही मास हुआ ना, द्रव्य मतलब जो दिख रहा है आपका शरीर का हुआ ना। हाँ, तो ये सारा जो यहाँ खाने को बताया, ये पुद्गल द्रव्य का है या किसी और का है? पुद्गल द्रव्य का। हाँ, ये काल मास तो है नहीं ना। नहीं, भगवान ने मास दो प्रकार के बताए, काल मास, द्रव्य मास। तो द्रव्य मास को तो भगवान ने वैसे ही निषेध कह दिया, तो फिर यहाँ खाने की सलाह कैसे देंगे? सोच सकते हैं ना अपन ये। हाँ, हाँ, इसीलिए ये गलत तरीके से इसमें डाला हुआ है, कंफर्म कह सकते हो आप। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, चलो। अब यहाँ हेरू ताल वन, महासतावरी का वन, हेरू ताल शब्द आपको पता है ये कहाँ आता है? हेरू ताल वन जानते हो? नहीं। हाँ, ये हेरू ताल वन है ना, हमारे ये जो जहाँ पे पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा होता है ना, जो कल्प वृक्ष का एरिया होता है ना, वहाँ पे ये होता है। तो हेरू ताल वन, हेरू ताल वन शब्द को यहाँ महाशतावरी का वन कहा गया है। महाशतावरी, महाशतावरी आयुर्वेद औषधि है, बराबर। बराबर। हाँ, तो ये वन में से जरा एक छोटे से चने के दाल जैसा भी वो वृक्ष का वो फल खा लेना, तो उनका पेट एकदम भर जाता है 3 दिन तक के लिए। कितने दिन तक के लिए? 3 दिन। तो ये आयुर्वेद औषधि हुई कि नहीं? हाँ, हाँ, ये महाशतावरी है। आओ चलो, अब यहाँ और बहुत सारी ऐसी वनस्पति का भी उल्लेख है, उसको भी मैं पढ़ रही हूँ। गुडुच्यादि वर्ग एवं यवकुल की जमीन पे प्रसरणशील ऐसे लता रूपी घास के कांड प्रतान एवं ग्रंथि युक्त होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि से इसकी मूल निकलकर जमीन से लगी हुई होती है। ये इसके पत्र लगभग 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं और रेखाकार होते हैं। 1 से 5 इंच तक वो रेखाकार होते हैं। उसके पुष्प 1 से 2 इंच ऊंचे होते हैं और पुष्पदंड पे पुष्प हरित बैंगनी रंग के, और इसके बीज अत्यंत सूक्ष्म, खाली 2.5 इंच लंबे होते हैं। इसके नीली और हरी श्वेत ऐसे 2 भेद माने जाते हैं। नीली या हरी दूब पर अगर किसी कारण से सूर्य के प्रत्यक्ष किरण नहीं पड़ते हो, तब यही श्वेत वर्ण की, ये उसका वर्ण श्वेत हो जाता है। इसका अधिक विस्तार नहीं हो पाता, ये अधिक दाह शमक मानी जाती है। और ये बात, ये हेरू ताल के लिए ये बताया गया है, ये महाशतावरी के लिए बताया गया है, और ये धन्वंतरी वनौषधि में से लिया गया है। समझ में आया? चलो आगे जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे वनस्पति की बात हो रही है ना, इसलिए। आओ, होंतीय शब्द की बात की है। वनस्पति कोश में तो ये शब्द नहीं है, लेकिन इसका एक पर्यायवाची शब्द याग्नेय जरूर है। तो ये क्या है? तो कुश, दर्भ, यज्ञ में क्या क्या उपयोग होता है? कुश, दर्भ, ह्रस्वदर्भ, याग्नेय, यज्ञभूषण, श्वेत दर्भ, पूती दर्भ, मृदु दर्भ, लवकुश, बरही, पवित्र, यज्ञ संस्तर और कुतय, ये दर्भ के पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, तो ये दर्भ सारी औषधि है। औषधि के जैसे आप जानते हो ना, वो थोड़ी देर पहले शब्द आया था, धतूरा, धतूरे की लकड़ी, वो खास ये यज्ञ में समित के रूप में वो लोग यूज़ करते हैं, खास होती है। तो इसकी उत्पत्ति स्थान, ये जो घास है, दूर्वा है, वो कहाँ होता है? तो समस्त भारत में सर्वत्र जमीन पे इसकी उत्पत्ति होती है। तो जलाशयों के किनारे में ये प्रचुर परिमाण में होती है। ये पद दलित होती, प्रचंड सूर्यताप को सहन करते हुए, किंतु समूल नष्ट वो कभी नहीं होती। इसमें अनंत जीवन शक्ति है। ये किसकी बात की है पता है? दूर्वा घास।
आप जानते हो दूर्वा घास क्या है, बताओ? घास से वो आवे दूर्वा એટલે ઘાસ છે ને? दूर्वा घास में अनंत जीवन शक्ति है और ये सारे समुद्र नदी के किनारे पे मिलेगी आपको। દુર્વા ચડાવે છે हाँ, લોકો બધા દુર્વા ચડાવે છે મને નથી સંભળાતું, શું બોલે? કૃષ્ણાઓ દુર્વા ચડાવે છે બધામાં હા, એ લોકો ચડાવે રે, એમાં ચડે, પૂજામાં ખાસ એનો ઉપયોગ થાય. ગણપતિને ચડાવે છે, પછી આપણે પૂજામાં જોઈએ છે, ચોપડા પૂજનમાં લાવે છે. હા, તો એનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે. ગણપતિને તો ખાસ ચડાવે છે આ લોકો. પૂજનમાં તો એનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે. દૂર્વા ઘાસ, લાંબી લાંબી પતલી પતલી ઘાસની દાંડી આવે. આ જે ગાયને ઘાસ ખાય એ ઘાસ નહીં, એ ઘાસ નહીં ખાવ. એ ઘાસ नहीं. चल ठीक है, अब वापस ये मांस प्रकरण फिर से आया है. अभी मैं हिंदी में ये पढ़ रही हूँ. पहले हमने प्राकृत में पढ़ा, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. सुनिए. आगमों में पशु पक्षी जलचर के नाम वनस्पति के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं. ये किसी ने लिखा है, जैसे मैंने एक अलग मुद्दा दिया, किसी ने एक और मुद्दा दिया, जिससे ये शब्द चिंतनीय बन गए हैं. सूर्य प्रज्ञप्ति के 10वें प्रावृत्त में 120वें सूत्र में कृतिका से लेके भरणी नक्षत्र तक 28 नक्षत्र का भोजन दिया गया है. उसमें लिखा है इस नक्षत्र में ये वस्तु खाकर कार्य सिद्धि हो सकती है. तो देखो वापस यहाँ हर एक जगह कृतिका से ही बताया है, वो भी उल्लेख मिल रहा है आपको, बराबर? हाँ, तो अब इसमें कहाँ कहाँ ये लिखा है? तो रोहिणी में वृषभ का मांस, वृषभ यानी बैल का मांस, मृगशिरा में हरण का मांस, अश्लेषा में दीपिक यानी कि वो जो दीपड़ा होता है उसका मांस, पूर्वा फाल्गुनी में मेष यानी जो पाड़ा होता है, पाड़ा उसका मांस, उत्तरा फाल्गुनी में नखी, जो नखी करके जो प्राणी होता है उसका मांस, उत्तर भाद्रपदा में वराह उसका मांस, रेवती नक्षत्र में जलचर, कोई भी जलचर पशु प्राणी का मांस, और अश्वनी में तित्तिर, तित्तिर यानी जो ये भी एक पक्षी होता है, तीतर हम बोलते हैं ना, तीतर के दो आगे तीतर, वो तीतर पक्षी का मांस. तो आप इतने नक्षत्र में, और भी मेंढक का भी था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हमने जो पढ़ा उसमें मेंढी भी था, सब था. तो भगवती सूत्र में उल्लेख है कि गौशाला ने तेजोलब्धि का प्रयोग करने के लिए भगवान महावीर के शरीर में आग लगाई. उस समय अपने शिष्य सी नामक अणगार को भगवान ने कहा था कि तुम मेंढीय ग्राम नगर में रहती हुई नगर में रेवती गाथापति के घर जाओ और उसने मेरे लिए 2 कपोत शरीर, कपोत शरीर, कपोत मतलब ऐसे तो कपोत का मतलब कबूतर होता है ना, उसने 2 कपोत शरीर उपस्कृत किया है, उसको नहीं लाना, लेकिन जो वासी मार्जारकृत कुक्कुट मांस है उसको ले आना. अब देखो ये बात ऐसे आएगी क्या भगवती सूत्र में, बताओ? उसने तो कोड़ा पाक बनाया था ना. हाँ, यहाँ कपोत शरीर, मार्जार और कुक्कुट मांस, ये 3 शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है. तो ऊपर के दोनों सूत्र, भगवती सूत्र और सूर्य प्रज्ञप्ति में शब्दों के साथ मांस शब्द आया है. पहले मांस शब्द विमर्शनीय है. मांस शब्द का अर्थ मांस ही होता है या कोई और भी हो सकता है. पक्षी या पशुवाचक शब्द वनस्पति विशेष के ये वाचक है, ऐसी मान्यता जैनों में परंपरा से आ रही है. तब मांस शब्द का अर्थ भी वनस्पति के संदर्भ में खोजना आवश्यक हो गया है. तो इस प्रश्न का समाधान हमें आयुर्वेद के ग्रंथों से ही खोजना होगा. अब इसी शब्द को आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा है उसको आप अभी जानोगे. मिलावे की छाल, भिलावे की छाल, भिलावे की छाल, भल्लात कस्य त्वग मांस ब्रूहण स्वादु शीतलम. मतलब जो भिलावे की छाल और मांस है, ब्रूहण स्वादु और शीतल होते हैं. तो भिलावे के मांस, भिलावे की छाल और मांस, मांस का अर्थ अंदर का मावा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये पूरा अर्थ का अनर्थ हो रहा है.
भिलावे की छाल मतलब ऊपर की कोई भी फल हो तो ऊपर की स्किन होगी ना, हाँ देखो वही, और उसके ऊपर की स्किन और अंदर का मावा, तो मावा को भी तो अंदर का मांस ही बोला जाएगा ना, किसी की फल के अंदर का। ऊपर जैसे छाल को छिलका बोलते हैं, तो अपने चमड़ी का भी छिलका ही होता है कि कुछ और होता है? आप समझिए, मान लो एक कोड़ा है, बड़ा कोड़ा है, तो कोड़े को भी हम यही बोलेंगे ना, पपीता खाओगे तो ऊपर का छिलका उतारो, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? पपीते की छाल उतारो और किसी एक मृग की छाल उतारो, दोनों में कोई फर्क लगा? बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ है, बहुत बड़ा फर्क है। अब सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। बिलाड़ी टोप और वो जो वनस्पति होती है ना, उसका नाम मशरूम, समझ में आ रहा है? आप मार्जार बोलो उसको कि चलो मार्जार का मांस और मशरूम के अंदर का गर और वो मार्जार मतलब कि बिल्ली के अंदर का गर, तो दोनों में फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ફરક છે, બહુ ફરક છે. हाँ, आप अपनी ચામડીને પણ छिलका ही बोलोगे? અમે બોલીએ છીએ, પણ મેં દેશમાં જોયા છે બિલાડીના ટોપ બોલે ને, એ બીજી વસ્તુ છે. नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर कोई फल लोगे आप, अगर कोठा लोगे तो कोठे का भी ऊपर का जब तोड़ोगे तो यही बोलोगे ना आपने छिलका उतारा। હા, અને અંદરનો ગુર્દોનો ભાગ કે મુસ્લિમ લોકો અંદર- એમ જ કે ગુર્દાનો ભાગ. हाँ, अंदर अंदर गुर्दा ही बोला जाता है ना, फल के अंदर का तो गुर्दा ही बोला जाता है ना। હા હા तो आप अपने शरीर के अंदर के भाग को भी वो गर और मांस ही बोलोगे ना। હા, અને આપણે પેલા આમાં સાયન્સમાં એમ જ કે ને માસ વેટ કરાવો. हाँ, समझ में आ रहा है? હા हाँ, तो बात यही है कि अगर आप कोड़ा पाक लो, ऊपर से छिलका उतारो, अंदर के मांस का, अंदर के घर का पाक बनाओ, तो कोड़ा पाक का ही वही बिजोरा पाक ही तो मंगाया था ना। હા तो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ में आया? देखो यहाँ खास बिजोरे की बात की, मैं फिर से बोल रही हूँ, वही बिजोरे की बात है। आओ दूसरा उदाहरण, भिलावे के मांस का अर्थ होता ही है भिलावे के अंदर के गुर्दा का भाग। क्लियर हो गया ना अभी? પલ્પના ગુર્દાનો ભાગ છે. हाँ, पल्प, गुर्दा या अंदर का मांस एक ही चीज हो गई। जैसे हमारा शरीर और अंदर का मांस, ऊपर की चमड़ी और अंदर का मांस, ऐसे ही किसी भी फल के अंदर लोगे ना तो वो ऊपर की उसकी पपीते की ऊपर की छाल और अंदर का માસ मांस एक ही बात है। आप फल को भी इसी भाषा में बोल सकते हैं। अब यहाँ बिजोरे की बात की है। बिजोरे का फल उष्ण वीर्य होता है, वात एवं कफ नाशक, श्वास, कास, तृष्णा और वमन को दूर करने वाला होता है। इसके फल की त्वचा, अब फल की त्वचा ही बोली जाएगी। कटु, तिक्त, उष्ण वीर्य, गुरु मतलब जाड़ी, स्निग्ध, ऊपर से सॉफ्ट, चीर पाकी, कृमिहर, कृमि को हरने वाली, कफ और वात को दूर करने वाली होती है, जो उसकी ऊपर की त्वचा है ना वो, और अंदर का मांस यानी कि फल का गुदा। बहुत क्लियर लिखा है इधर, मांस का अर्थ क्या हुआ? वो फल का गुदा, बराबर। स्वादिष्ट, शीतल, गुरु, ब्रूहण, कफवर्धक, स्निग्ध, वात पित्त को नष्ट करने वाला होता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि मांस शब्द का प्रयोग वनस्पति के गुद्दे के अर्थ में हो रहा है। अंदर का गुर्दा, केरी खा रहे हो तो केरी की छिलका भी निकाल दोगे, गुठली भी निकाल दोगे, खाली लोगे उसका गुदा, बराबर बराबर। आचार उसके गुदे का ही बनेगा ना। हाँ हाँ, आओ
अब गुठली की बात की है, गुठली की। देखिए गुठली में भी क्या बात है। एगठिया एकास्थिक वर्ग है जिसमें 32 वनस्पतियों के नाम है। ये 32 वनस्पति में एकाठिया का मतलब है, एगठिया का मतलब एक गट्ठा। क्या? एक गट्ठा, अंदर एक गांठ हो, मतलब एक गुठली हो। एक गुठली वाले फल टोटल 32 वनस्पति है। अब एक गुठली में तो आम तो आ ही जाएगा, गुंदा भी आ जाएगा, आमड़ा भी आ जाएगा। हाँ, आओ, यहाँ अस्थि शब्द गुठली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे हम अपने शरीर में अस्थि बोलते हैं ना, तो इसके अंदर केरी के अंदर की गुठली भी तो उसकी अस्थि हुई कि नहीं? हो गई। तो त्वचा, मज्जा, नस, गर्भाशय आदि शब्द भी वनस्पति के विवरण में दिए हुए हैं। तो अब देखो, आप केरी आम निकालो, देखो ध्यान से देखना। हाँ, मेरी एक बात सुनना, गुठली निकालोगे ना तो गुठली आम के साथ जुड़ी हुई होगी, पतली नस के साथ। राइट? तो ये उसका गर्भाशय हुआ। आम का गर्भाशय हुआ कि नहीं? हुआ। और वो आम की नस उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो अभी उसी गुठली में से दूसरा बच्चा होगा कि नहीं? होगा। वो गुठली में से ही दूसरा बीज बनेगा ना। हाँ। तो बीज के अंदर की ताकत नष्ट ना हो जाए, अंदर जो गुठली है वो गुठली को, उसका जो पल्प, आम के रस में से पल्प वो खींचता रहे, उसके लिए उसको नाड़ से जुड़ा हुआ होता है। किससे? गर्भनाड़ बोलोगे ना उसको भी। क्या बोलोगे बताओ? गर्भनाड़ी बोलोगे ना। तो अब यह आम के अंदर, ध्यान से सुनिए, आम के अंदर त्वचा भी है, मज्जा भी है, मतलब वो पतली सी नस वाली नाड़ी, नस भी है और गर्भाशय भी है। आप आम के ऊपर से छिलका निकालोगे तो पतली पतली लंबी आपको काली काली ऐसी पका हुआ आम, देखो अंदर नस मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? हाँ। तो अब ये सारी चीज प्राणी, मनुष्य और वनस्पति में एक ही आती है कि नहीं आती है? आती है। तो मांस शब्द हो या अस्थि शब्द हो तो क्या आएगा? बोलो बोलो, फिर आप बोल दोगे ये प्राणी का बोला है तो चलेगा? नहीं। नहीं। तो मांस का मतलब फल के अंदर का गर्भी हो गया, बराबर? अभी कपोत आया ना, वो गाथा में कपोत लिखा है, कवोय शरीर। पर आपको पता है कबूतर को कपोत बोलते हैं या कापोत बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कबूतर के लिए कौन सा शब्द है? पता है, कापोत है, कपोत नहीं है। कैसे मालूम है? मैं बोलूं? आप लेशिया, 6 लेशिया के नाम बोलो, कृष्ण, नील, कापोत। कपोत नहीं है वो। देखो यहाँ तो शब्द भी बदल दिया है, कृष्ण, नील, कापोत। कापोत मतलब ग्रे कलर का जो कबूतर होता है। तो कबूतर को कापोत बोलते हैं, इसीलिए नील को कबूतर के रंग का लेशिया को नाम दे दिया। समझ में आया? तो यहाँ तो कापोत को भी कपोत, कवोय शरीर को उन्होंने कबूतर मान लिया है। बोलो, इनका अर्थ ही उन्होंने उल्टा कर दिया। कपोत का पर्यायवाची एक नाम पारापत है। पारापत का फल होता है जो कबूतर के अंडों के समान होता है। पारापत एक फल होता है। कवोय शरीर का अर्थ है कि वो जो पारापत फल है उसके शरीर के अंदर का गर, बराबर? बराबर? बराबर। तो उसका सार फल, रसाल और सार आम्ल। सार आम्ल बोला कि उसका सार फल लाओ, तो अब वो जो
पारापत फल है, उसका सार फल का मतलब तो वही ना कि वो जो फल में से बनाया हुआ। आप आम तो इतना ही होता है, अब उसका छुंदा कितना बनेगा? आप इतना बड़ा बिजोरा लेके आओ, उसकी चटनी कितनी बनेगी बताओ? एकदम थोड़ी। एकदम थोड़ी। तो वो सार फल हुआ। हाँ, तो सार फल का अर्थ क्या हुआ कि वो फल में से बनाया हुआ गुर्दा। એ રસવર્ધક હોય અને हाँ એને રસવર્ધક એને કીધું છે એટલે. हाँ, तो मतलब ये है, રસવર્ધક અને રસવર્ધક. जब भगवान ने बोला कि उसने जो कवोय शरीर का जो सार फल बनाया है उसको ले आओ, तो इसका मतलब कवोय शरीर यानी कि कबूतर का शरीर मान लिया। आप समझ रहे हो कैसा भाषांतर किया है वो? समझो, कपोत का मतलब कबूतर होता भी नहीं है। कापोत का मतलब कबूतर। मतलब यहाँ ये हुआ है कि जिनको भी अपनी मर्जी से निकालना है, जैन धर्म के विरुद्ध अपनी मर्जी से उसने अर्थ निकाल दिए। समझ में आ गया? अब कबूतर के अंडे के समान गोलाकार तो कोड़ा वैसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। आओ, लोमशा, पारापत, पदी, नदी क्रांता और प्रचिबला ये काक झंगा के पर्याय है। काक झंगा। अब काक झंगा को भी आप तो कौवे की जांग बोल दोगे तो चलेगा क्या बताओ? हाँ, चलेगा? नहीं चले। नहीं चलेगा, ये भी एक फल का ही नाम है। अब सर्प गंधा फल होता है कि नहीं? तो उसको क्या सर्प का नाम दे दोगे? हाँ, तो આ તો કેવું અખરોટ ને આપણે પેલું સાયન્સ માં એમ કીધું ને કે મગજ આવું હોય અખરોટ જેવું. અખરોટ જેવું મગજ એનો આકાર જ એવો છે, અને કાજુને કિડની કહી દીધી, તો એનો અર્થ એવો થયો કે તમે રોજ કિડની ખાવ છો? અને કિડની બી રાજમા. રાજમા અને કાજુને તમે ગુર્દો કહી દેશો. ગુર્દો જ ને કિડની એટલે. હા હા. तो गुर्दा, आज आप गुर्दा खा रहे हो, बैठे बैठे गुर्दा खा रहे हो क्या? काजू खा रहे हो तो आप ये बोलोगे मैं गुर्दा खा रहा हूँ? हाँ, फिर कोई बीच में ऐसा माहौल आया होगा ना कि लोग पागल हो गए होंगे। सच में नहीं हुआ होगा? बताओ, हुआ होगा कि नहीं? हाँ। यहाँ इसीलिए ये मैंने पाठ रखे ताकि आपको पता चले। बराबर? और ये काक झंगा है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, सुनिए जरा। ये गार्डन नाइट शेड, इसका दूसरे बहुत सारे शब्द हैं, सोलेनसी, और ये उसका उत्पत्ति स्थान सभी प्रांतों में, पश्चिम हिमालय में ये उत्पन्न होती है काक झंगा वनस्पति, और ये इसका क्षूप 1 से 1.5 हाथ जितना ऊंचा होता है। बराबर? शाखाएं उसकी सघन होती है, गर्मी में नष्ट हो जाता है, वर्षा के अंत में उत्पन्न हो जाता है, ठंडी में ये बहुत हरा भरा दिखाई देता है, और इसके पत्ते अखंड और लहरदार होते हैं। और कम से कम 4 से 5 इंच बड़े बड़े उसके पत्ते नीचे तक फैले हुए होते हैं। उसके पुष्प छोटे, सफ़ेद और पत्रकोण से हटकर निकलने वाले हैं। पुष्प दंड पर समस्त मूर्धम क्रम में निकले रहते हैं, और यह फल गोल होता है, पकने पे ये काला हो जाता है, इसीलिए उसको काक झंगा बोला है। अब समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आ रहा है?
ये काला हो गया इसलिए उसको कागजंगा जैसा बोला गया. હા એટલે કાળું છે એટલે કાગડા જેવું લાગે છે. હા, અને કાગડા જાંગા જેવી એનું એના પાન કીધું ને, પત્તું મોટું અને દાંડી એવી રીતની. તો કે કાગડાની જાંગ હોય ને કેવી પતલી હોય ને, ઉપર જાડી હોય, નીચે પતલી આડી દાંડી હોય ને પતલી, બસ એટલે કાગજંગા. હવે બીજા કુક્કુટ માંસ, કુક્કુટ માંસ આ બી સાંભળવા જેવું છે. કુક્કુટ માંસ એ શું છે શબ્દ? चौपतिया शाक नाम है उसका, चौपतिया शाक. तो ये क्या है हम देखते हैं. शीतिवार, शीतिवर, स्वस्तिक, सुनिष्णक, श्रीवारक, सूचीपत्र. कुक्कुट એટલે આમ તો કુકડો કહેવાય, રાઈટ. पर्णक, कुक्कुट और शिखी, ये चौपतिया के संस्कृत नाम है. તો કુક્કુટ મંસના અર્થ શું થાય છે આપણે જોઈએ. ચોપતિયા, સુનસનિયા શાક, શુશુણી શાક, સુની શાક, શુશુની શાક, આ બધા એના નામ છે. ये शाक वर्गीय वनस्पति भारतवर्ष के सभी प्रांतों में सजल स्थानों में कहीं न कहीं पाई जाती है. वर्षा ऋतु में यह अधिक उत्पन्न होती है. इसके नीचे विसर्पी, पतला एवं सशाख कांड होता है. इसके छत्ते पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं. पानी नहीं, वो जो होता है ना कमल में ऊपर पत्ता नहीं होता है पानी के ऊपर, और डंडी पानी में होती है कमल की. इसके प्रत्येक पत्र दंड पे 4-4 पत्ते स्वस्तिक क्रम में निकले हुए होते हैं. स्वस्तिक क्रम में 4 पत्ते, मतलब साथिया कैसे होता है 4 दिशा में. देखो ये ऊपर ये पिक्चर बताया गया है, ध्यान में आ रहा है. इस प्रकार से डांडी नीचे है और पानी का एरिया है, और ऊपर देखो इस तरह से पत्ते बाहर निकले. स्वस्तिक हो गया ना, 4 दिशा में 4. ये उसके पान है 4 दिशा में 4, तो स्वस्तिक जैसा हो गया. आओ, इस कारण उसको चतुष्पत्री यानी कि चौपतिया भी कहा जाता है. चौपत्ती यानी कि 4 पत्ती, बराबर ना. पत्ते और दंड आकार में छोटे और बड़े हुआ करते हैं. पत्ते चांगेरी के पत्तों के समान किंतु उनसे बड़े होते हैं. बीजाणु कोश एक विशेष प्रकार की अंडाकार परंतु कुछ कुछ चिपटी रचना के अंदर रहते हैं, जो फलों की तरह मालूम होता है. इसका साग निंद्राजनक और दीपन होता है. मतलब आपको निंद्रा लाए और आपका दीपन, पेट की होजरी शांत करे, निंद्रा लाने के लिए. और अग्निमांद्य, अग्निमांद्य यानी कि पेट में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए. दीपन का अर्थ वही होता है. और बंगाल में ये शाक बहुत बहुलता से खाया जाता है. भगवान महावीर ने ज्वर दोष को मिटाने के लिए इस शाक को मंगवाया था. त्रिदोषज्ञ और ज्वर नाशक इस शाक के गुण है. तो जो રોહિણી પાસે મંગાવ્યું હતું ને, એ આ કુક્કુટ મનસમ હતું. એ આ શાક હતું જે 4 પત્તાવાળું બને છે. એ સમજાયું? ભગવાને મંગાવીશું ને એની વાતોને ફળાદેશ કરીશું, બરાબર ને. કાંઈ પણ કહી દેવાનું એમ. હવે જલચર માસ, જો પેલામાં છે ને જલચર માસ રોહિणी नक्षत्र में, तो जलचर के अनेक अर्थों में एक अर्थ शंख है. शंख जलचर है कि नहीं? उनमें एक अर्थ श्रृंगी विष है. विषा, अतिविषा, श्रृंगी, प्रतिविषा, अरुणा, शुक्लकंदा, उपविषा, भंगुरा और ध्रुण वल्लभा, ये सब अतिश के संस्कृत के नाम है. तो जलचर मंस में जलचर वृक्ष, नारियल फल का गुदा. देखो नारियल जलचर मंस मतलब जो पानी के अंदर रहा गुदा. देखो बहुत सिंपल अर्थ है इसका. नारियल आप फोड़ोगे, अंदर से जो खोपरा निकलेगा उसकी बात की है.
समझ में आ रहा है? जल जल जलयर मनसम, देखो जलयर मतलब जो पानी के अंदर जो चर करता है, तैर रहा है पानी के अंदर, पानी होने के साथ साथ अंदर जो गुदा रहता है वो किसके कौन से फल में होता है, वो फल खाना है। खाना तो सब फल ही है, लेकिन पानी के साथ गुदा किस किस फल में होता है बताओ? किस किस फल में पानी के साथ गुदा मिलेगा? नारियल। नारियल में ही मिलेगा, और किसी में मिल ही नहीं सकता। तो वो खाने का है, नारियल की मलाई खाने की बात है, और जलियर मंस का अर्थ ही कुछ अलग निकाल दिया। आज मजा आ रहा है ना? हाँ। हाँ, अपने को समझ आता है कि कोई भी चीज का। अब आओ ऐसे ही नखी मनसम, नखी मंस आया था ना, नखी मंस, नखी का अर्थ ही है बड़े बड़े बेर, जो बड़े बड़े बोर होते हैं ना उसके अंदर का गुदा, बहुत बड़े बड़े बेर होते हैं। तो बद्री, दृढ़ बीजा, कंटकी, सुफला, नखी, व्याघ्र नखी, घोंटा, कोली, गुड़फला, ये सारे बद्री के पर्यायवाची नाम है। इसका उत्पत्ति स्थान हिमालय में 6500 फीट तक, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश तथा बलूचिस्तान में भी होता है। अधिकतर चीन, ईरान आदि देशों में होता है। आपको पता है वहाँ से वो जो आता है ना आपके पास फॉरेन से, ईरान से, आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं? चेरी सूखी हुई नहीं आती है, टुकड़े, पता है किसी को? आवाकाडो भी, और दूसरा वो आता है ना खाने का, चेरी जैसे छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, पता है? और एक ये हम जो जर्दालू खाते हैं ना, जर्दालू, हाँ। वो जर्दालू जैसा सूखा हुआ ऐसा पीला आता है ईरान में और वो जगह पे, दुबई में, सीडलेस, उसमें बीज नहीं होता है, पीले रंग का सूखा हुआ फल, वो भी जर्दालू ही कहा जाता है। तो अंदर का गुदा गुठली से चिपका हुआ, गुठली को निकाल के, अब सुनिए, ये बैर की तरह बड़ा गोल होता है, तो जर्दालू वैसा ही होता है कि नहीं? हाँ। तो जर्दालू को सुखा दोगे तो यही चीज मिलेगी। सुनिए, जिसका गुदा गुठली से चिपका हुआ और मीठा पीला तथा हल्का होता है, तो मीठा पीला और हल्का अगर हो तो ये सूखा हुआ जर्दालू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और वही अगर सूख जाएगा तो आप जर्दालू खा रहे हैं तो सूखने के बाद भी तो पीला ही होता है, और अंदर गुठली के साथ उसका जो गुर्दा है, गुदा, वो चिपका हुआ होता है कि नहीं? होता है। होता ही है। तो ऐसे ये तो आप नहीं खा सकते, ऐसी तो बात ही नहीं है। अच्छा, उसकी गुठली लंबी और कड़ी होती है, राइट? दांत से टूटती नहीं, झुर्रीदार होती है। झुर्रीदार मतलब आप देखोगे उसके ऊपर ये सब लगा हुआ होता है, हाँ। इसका चिपका हुआ होता है, और उसके पत्ते भी चबाने से सभी प्रकार के स्वाद का ज्ञान 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो ये तो उसके पेड़ के पत्ते की बात की है, पर इसको भी क्या आप कहोगे? आप अंदर का गुदा उसका भी तो खा रहे हो, गुठली निकाल के। हाँ, तो इसको कहा गया है, गुठली में भी बादाम हुई है। हाँ, उसको ही बोला गया है नखी मंस, मतलब कि जो अंदर नखी नखी बड़े बड़े बेर है, अंदर का गुदा, उसका नाम ही है नखी मंस। तो नखी मांस का मतलब मांस नहीं है, मांस का अर्थ ही अंदर का गुदा है, बस, और कुछ नहीं है। जो यहाँ पे सर देखो, नारियल दिया है तो अंदर का गुदा है, कोड़ा दिया तो अंदर का गुदा है कि नहीं? हर एक का बताओ। हाँ। आपको जितने यहाँ मांस शब्द वाली चीज आई ना, सबके अंदर अंदर का गुदा होने के कारण ये मांस शब्द लिखा है, मनसम। मनसम का मतलब ही वो चीज के अंदर का गुदा बोला गया है, पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अब उसके बाद तित्तीर मंस, तित्तीर का भी मांस बोल दिया। तो तित्तीर का मतलब ही केर होता है, केर। आप केर खाते हो कि नहीं? आप जो केर खाते हो ना, मेथी अथवा केर, हाँ। तो मेथी के भी दाने होते हैं,
मेथी के भी दाने होते हैं। तितिर का मतलब ही है मेथी अथवा केर। तो केर के अंदर भी बीज और मेथी के अंदर भी आप उसको भिगाओ तो अंदर का गुर्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। आप केर देखो, अंदर बीज के साथ होता है, अंदर का बीज अलग है। अब थोड़ा सा बड़ा केर लो, उसके 2 टुकड़े करो, अंदर से बीज के भी आपको टुकड़े मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो तितिर, क्रकर और शिखी ये सारे तितिर के पर्यायवाची शब्द है। और चित्रक वृक्ष, आपको देखो यहाँ शिखी, शिखी का तो आपको ये फोटो भी दिया हुआ है। ये नीचे जो पुष्प है ना, ये सारा शिखी का है, शिखी। तो तितिर का दूसरा मतलब ही शिखी है। तितिर शब्द का वनस्पति परक अर्थ नहीं मिलता है, इसलिए उसके पर्यायवाची के नाम से क्रकर और शिखी को ग्रहण करे। तो क्रकर का अर्थ केर हुआ, ठीक है, और मेथी हुआ। अब आया दीवग मनसम। दीवग मतलब दीपक। अब दीपक का मतलब दीपड़ा भी तो नहीं होगा, राइट? नहीं। हाँ, कुछ भी अर्थ कर लेगो। दीपक का मतलब तो दिया हुआ। तो दिया को आप कैसे, दिया का तो मांस होता नहीं है। दीपक का अर्थ है चित्रक, दहन, व्याल, पाठिन, दारुण, अग्निक, ज्योतिष। ज्योतिष दीप ही कहा जाता है। वल्लरी, द्वीपी, पाठी, पाली, कटु, शिखी, व्यालकोल, हितांग, मार्जार। मार्जार यानी कि बिल्ला। बिल्ला या जो दीपड़ा होता है ना, छोटा मार्जार, वो बड़ा दीपड़ो અને बिल्ली में कोई फर्क लागे आप तमने? और दीपक ये चित्रक के पर्यायवाची शब्द है। तो अब मज्जार, मार्जार। अब मार्जार कंड की भी बात की है, दोनों की फिर साथ में बताएंगे। काल, व्याल, कालमूल, अतिदीप्य, मार्जार, अग्नि, दाहक, पावक, चित्रांग, रक्तचित्र और महांग, ये सब रक्तचित्र के 11 नाम है। तो विषम ज्वर में यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार है, तब यकृत, प्लीहा आदि बढ़ जाता है। अब बोलते हैं ना कि वो पीलिया हुआ तो आपका लीवर पे सूजन आ गई तो वो बड़ा हो गया, बोलते हैं कि नहीं हम? लीवर खराब, लीवर डैमेज होता है तो उस पर सूजन आ जाती है ना। तो ये वृद्धि होके पांडु हो गया है। पांडु यानी कि पांडु रोग। देखो वही बात बताइए। नवा पेट मोटू થઈ જાય। हाँ, तो पांडु रोग, पांडु का अर्थ ही पीलिया हो गया। तो पीलिया में यकृत वृद्धि हो जाता है, प्लीहा यानी कि बरोड़ की वृद्धि हो जाती है, तब इस चीज का सेवन किया जाता है। बराबर? तो मज्जार, मज्जार का मतलब ही है चौपतिया, तो 4 पत्ती वाला फल। तब ये मज्जार, चौपतिया शाक है ये, पत्ती वाला। और भगवान महावीर ने सिंह अणगार से वही मंगवाया, मज्जार। उसके बाद है मीघ मनसम। तो मीघ का अर्थ ही यहाँ मृग कर लिया है, पर यहाँ मीघ मनसम का मतलब है कस्तूरी के दाने, कस्तूरी के। अब सुनिए, मृग नाभि, मृग नाभि में ही कस्तूरी मिलेगी, बराबर? बराबर। तो मीघ मनसम का मतलब जो मृग के अंदर जो कस्तूरी रहती है वो ही खाओ। समझ में आया? अब कस्तूरी को हरण को मारे बगैर निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो उसके मांस के अंदर होती है ना, शरीर के अंदर होती है ना। हाँ। तो नाभि में जब अंदर है तो वो मृग मनसम हुआ कि नहीं? कि हरण के अंदर का मावा हुआ कि नहीं? हुआ। हरण के अंदर का मावा ही इज इक्वल टू कस्तूरी। बोलो, है कोई भेद? नहीं। नहीं, पर तो आपको हरण के, मरे हुए हरण की कस्तूरी निकाली हुई भी तो आप खा सकते हो। हाँ। तो कस्तूरी, मृगनाभि, मदनी, गंध चेलिका, वेद मुख्या, मार्जारी, सुभगा, बहुगंधदा, सहस्रवेदी, श्यामा, कामानंदा, मृगांडजा, कुरंगनाभि, ललिता, मद, मृगमद, श्यामली और काम मोदी, ये सारे कस्तूरी के 19 नाम है। कितने? 19 नाम। तो जो मृग मनसा है तो उसका ही एक नाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो मार्जार मंस भी कस्तूरी हो गई।
मार्जार मंस भी शब्द है ना, बिल्ली का मांस नहीं होगा। मार्जार मंस का मतलब भी क्या होगा? कस्तूरी होगी ना। हाँ हाँ, और सब जाति के हिरणों में से कस्तूरी नहीं निकलती, कस्तूरी मृग में से ही निकलती है, राइट? राइट। हाँ, ठीक है, इसलिए उसको मार्जारी बोला जाता है। विशेष करके तिब्बत में ये होती है। और ये हिरण की जाति बहुत ही सुहावना एरिया है, वहाँ मिलेगी, बहुत ही सुहावना। और बहुत ही सुंदर, मृग भी बहुत सुंदर होता है। ना उसको सींग मिलेंगे, ना ही उसकी दुम होगी, ना सींग होगी ना दुम। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कोई हिरण देखो ना कि ना उसके सींग है और ना ही उसकी दुम है, तो समझ लेना ये कस्तूरी मृग है। समझ जाओगे? हाँ तो ये मृग 20 इंच जितना ऊंचा होता है। मतलब कितना हुआ? 1.5 फुट से थोड़ा ही ज़्यादा। लोह के समान, गहरे धूसर वर्ण का, थोड़ा काला रंग हो गया, गहरा, लोह के गहरा जैसा हो गया। अत्यंत सशंक स्वभाव, मतलब शंकाशील, थोड़ा भी आवाज़ आए तो भाग जाए। उसके ऊपरी जड़बे में 2 लंबे दंष्ट होते हैं, मतलब उसको ऊपरी जड़बे में 2 ही दांत होते हैं, 2 बाहर नीचे की और हुक की तरह बाहर निकले हुए होते हैं। ये दांत हुक की तरह, ये 2 दांत बाहर निकले हुए हैं। इसका मुंह लंबा और पैर पतला है, सीधे एवं बाल रूखे हैं। पैर पतला सीधा है, बाल भी उसके रूखे हैं और लंबे हैं। इसकी लिंगेंद्रिय के मणि को ढकने वाले चमड़े से, प्रवर्धन से बनी हुई एक थैली होती है। उसका जो लिंग है, इंद्रिय लिंग, मतलब जो भी पुरुष स्त्री का जो है वो लिंग, वो मणि को ढकने वाले, अगर मान लो कोई मणि हो तो उसको आप थैली जैसा हो ना, चमड़े की थैली, मणि को ढको ना, इस प्रकार से एक चमड़े की थैली बनी हुई होती है लिंग के पास। और उसके, जिसके सूखे हुए स्त्राव को कस्तूरी कहा जाता है। समझ में आ गया? और ये नर हिरण में ही पाई जाएगी। मतलब क्या हुआ? नारी हिरण में ये नहीं मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है, ध्यान से सुनिए, जो नर हिरण का जो वीर्य निकल रहा है, स्त्राव हो रहा है, वो ही सूखने के बाद कस्तूरी बन जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जो नर हिरण है, वो उसका जो वीर्य स्त्राव चलता रहेगा, वो नीचे झरता रहेगा, वो एक थैली में इकट्ठा होगा, उसके चमड़े की थैली में, उसके चमड़े की थैली में। मतलब लिंग के ऊपर का जो चमड़े का जो कवरिंग होता है ना, अंदर वो इकट्ठा होता है। और वो अंदर इकट्ठे होते ही वो कस्तूरी बनता जाता है। कस्तूरी युवावस्था के मृगों में उनके मध्य काल में अधिक मात्रा में होती है। क्यों? ध्यान से सुनिए, ये युवावस्था में ही वीर्य की मात्रा अधिक होगी, राइट? राइट। तो ये युवावस्था में ही कस्तूरी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सीधी बात है, कस्तूरी मृग का वीर्य ही कस्तूरी है, सीधा सीधा हिसाब। अब युवावस्था में उनका कस्तूरी वीर्य ज़्यादा निकलेगा तो कस्तूरी ज़्यादा मिलेगी, राइट? राइट। और जो वृद्ध हिरण है, उनका कस्तूरी वीर्य कम होगा तो वो कम मिलेगी। मतलब जो हिरण का, कस्तूरी जाति के हिरण का वीर्य है, वो ही कस्तूरी। उसी समय उसकी शक्ति और गंध अधिक होती है। और ये काल करीब 1 महीने का होता है। अब ये कैसे होता है? ये 1 महीने में क्या होता है समझिएगा। ये 1 महीने में क्या होता है? नाभि एवं शिश्न आवरण के बीच में, उनकी जो नाभि है और शिश्न का आवरण है, उसके बीच में ये कस्तूरी, ये थैली रहती है। ये थैली जो अंडाकार है, 3 इंच जितनी लंबी, 2 से 3 इंच जितनी लंबी, 1 से 2 इंच जितनी चौड़ी, ऐसी थैली होती है। उसके अग्रभाग में केश युक्त एक छोटा सा छिद्र होता है। एक छोटा सा छिद्र है, उसके आसपास बाल भी है, केश भी है। और उसके पिछले भाग में एक सिकुड़न सी होती है, पिछले भाग में वो सिकुड़ता है, जो शिश्न अग्र चर्म के मुख से मिल जाती है। मतलब जो पिछला भाग है, वो जो उनका जो शिश्न लिंग है, उसके अग्रभाग की चमड़ी के साथ वो मिला हुआ होता है। और जब वो सिकुड़न होगा तब वो शिश्न का अग्र मुख खुलेगा।
इसके अंदर के चिकने आवरण की अनियमित तहों के कारण अंदर से जो चिकना आवरण निकल रहा है उसकी जो तह है वो अनियमित है, उसके कारण कई अपूर्ण विभागों में ये बटी हुई होती है। कस्तूरी युवावस्था के मृगों में उनके मध्यकाल में ही अधिक मात्रा में होती है और ये 1 महीने, इसका काल 1 महीने तक होता है। मतलब कि 1 महीने तक ये कस्तूरी इकट्ठी होगी और उसके बाद ही वो बाहर आएगी। 1 महीने तक ये थैली भरती जाएगी, समझ में आ रहा है? और वो 1 महीने तक थैली भरेगी तो सुगंध 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 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो, बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, जब ये 1 महीने तक सुगंध बढ़ती जाएगी तो उसकी सुगंध हवा में फैलेगी तो लोगों को, शिकारी को मालूम पड़ जाएगा ये कस्तूरी मृग है। हाँ, बन जाएगा। तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि कस्तूरी मृग कस्तूरी के कारण ही मौत के घाट उतरता है। हाँ। और ऐसी शीश्न में से निकल रहे वीर्य को कस्तूरी के रूप में लेने के पीछे कितना पाप लगेगा, आप समझ सकते हो? बोलो, लगेगा कि नहीं? આપણે તો એમ કહે છે કે અણહારી છે અને એ રીતે છે ને ઉપવાસમાં લેવાય. હવે એક વાત સાંભળો, બહુ મહત્વની વાત કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળો, ध्यानથી। जो अंबर होता है ना वो भी शार्क के अंदर से निकलता है और अंबर के लिए शार्क का शिकार किया जाता है। सोचिएगा, बिना शिकार करे अंबर नहीं मिल पाता। अच्छा, तो वो भी उसके अंदर का ही वीर्य ही हुआ। हाँ। अब कस्तूरी है वो भी हिरण के अंदर से वीर्य के रूप में ही बाहर आती है। उसको पाने के लिए भी उसको मारा जाता है। आपको पता है क्या है? बात को ध्यान से समझिए। आपने वो पहले किया था, पता है वो अंडगोलिक? हाँ। अंडगोलिक के अंडों का भी पानी में आप नीचे जा पाओ और कोई भी प्राणी आपका शिकार ना कर पाए, उतनी शक्ति वो अंडगोलिक के अंड में होती है। तो उनके शिश्न के भी अंड को निकालने के लिए उनको मारा जाता है, बराबर? अब आप ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। अब आपको समझ में आ रहा है वीर्य की कीमत क्या है? उसके अंदर ताकत, कोई भी प्राणी के शरीर के वीर्य की ताकत क्या होती है, समझ में आ रहा है? वो फिर अंडगोलिक हो तो उसी के अंदर वीर्य गोली में ही बनेगा ना, इकट्ठा होगा ना। अच्छा, इसमें कस्तूरी मृग में ही, शिश्न में ही कस्तूरी इकट्ठी होगी कि नहीं? वेल मछली के अंदर ही ये अंबर इकट्ठा होगा कि नहीं? तो ये सब प्राणियों के वीर्य की इतनी ज्यादा कीमत है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी। बोलो હવે बोलो, चलो, उसकी शक्ति कितनी होगी? बोलो, मनुष्य के वीर्य की शक्ति कितनी होगी? अब समझ में आ रहा है कि ध्यान साधना करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करके वीर्य रूप जो शक्ति जो अंदर ही अंदर झरती जा रही है, उसको उत्थान किए करके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाया जाता है। उसको बाहर निकाल के वेड़फना नहीं है, पर शरीर के अंदर ही वो शक्ति का, शरीर के अंदर ही अगर उपयोग करोगे तो ही आप अपने 7 चक्रों का भेदन कर पाओगे। उसको ऊर्ध्वमुखी करना है, अधोमुखी नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है वीर्य की क्या कीमत है? बताओ, बोलो। अब कभी भी वीर्य ऐसे बाहर फेंकना चाहिए? है आवश्यकता फेंकने की? इसकी कीमत समझ में आ गई ना? इसका उपयोग भी बहुत संभाल के करना है। ऐसा संभलना है कि कोई भी चीज से वो, अब समझ में आ रहा है? कल ये पाठ किया था
कि अपनी ही इंद्रियों पे काबू। अब समझ में आ रहा है? हाँ, इंद्रियों पे काबू कौन कर पाएगा? जो अंदर से शक्तिशाली होगा। और शक्तिशाली कौन होगा? जो अपने બરાબર છે. अपने वीर्य को एकत्रित करेगा। अगर आपने वीर्य को एकत्रित नहीं किया, आपने उसको एकत्रित नहीं किया, आपने उसको बाहर ही बह जाने दिया, तो क्या आप इंद्रियों पे काबू कर पाओगे? बताओ, नहीं बोलो। नहीं और ये सारे प्राणी मरते ही अपने वीर्य के लिए हैं। ये तो हमको तो 3 का जानते हैं, पता नहीं सबके वीर्य की क्या क्या कीमत हो सकती है, ये तो हमको पता भी नहीं है ना। હા हाँ, क्या क्या निकलता होगा अंदर से हमको तो ये मालूम भी नहीं है। और अब्बजो रुपयों में खाली इतना 1 टन, इतना वेल के अंदर से इतना निकलेगा 1 टन अंबर, और अब्बजो रुपये में वो बिकता है। उसकी तो उतनी तो उसकी ताकत होती है। और है ना, एक बात और सुनिए, इनके वीर्य में ताकत क्यों है? ध्यान से सुनिए। वो सिंह हो, प्राणी हो, कोई भी घोड़ा हो या गाय हो या हिरन हो, साल में एक ही बार वो भोग करते हैं, सिर्फ एक बार। कुत्ते बिल्ली छोड़ो, ये प्राणी की बात कर रही हूं। तो बाकी का 11 महीना उनका वीर्य एकत्रित होगा या बाहर निकलेगा? बोलो। एकत्रित होगा। एकत्रित होगा, तभी अंदर ये ताकत होगी ना। हाँ, એટલે તો આ લોકો ના પાડે છે ને કે ઓલા પેલી જર્સી ગાયો છે ને એને તો પેલી દવાઓ આપી આપીને આવું બધું કરાવે અને પછી એને બચ્ચા ખાઈને દૂધ આવે हाँ, અને આપણી ઇન્ડિયન ગાયોનું એટલા માટે તો કહે છે. तो यही है ना, वो कंट्री और हमारे कंट्री में यही तो फर्क है। પછી ઓલા દવાવાળા હોય એટલે આપણામાં પણ એ જ બધું આવે ને હા. એવું દૂધ વાપરીએ તો. हाँ हाँ बराबर। समझ में आज आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब है मेंढक मंस, अभी 2-4 ही होगा, मैं खत्म कर लेती हूँ ये मांस का टॉपिक, ठीक है? ज्यादा नहीं होगा। मेंढक मंस, तो मेंढक का अर्थ क्या है? मेंढक का अर्थ है मेष। मेष यानी पाड़ा। मेंढक, मेंढक यानी कि हम जो बोलते हैं ना वो सिंगी, मेष श्रृंगी, सिंग वाला, मेढ़ा सिंगी। मेढ़ा सिंगी, तो सिंग क्या, आप सरगवा के सिंग को क्या बोलोगे? बताओ। સિંગ सिंगी ही बोलेंगे ना। तो मेष को हिंदी में मेढ़ा कहा जाता है। मेष श्रृंगी का संक्षिप्त नाम है मेंढा। मेषवल्ली भी उसका नाम है। तो मेंढक मास का मतलब ये सिंग के अंदर का गुदा। आप सरगवे के હા આપણે ચૂસીને ખાઈએ ને. अब समझ में आ गया? मेढक मंस मतलब वो मेंढ सिंगी है, उसके अंदर का गुदा खाओ। हे भगवान। चलो, मेंढा सिंगी क्या है? तो कंसेरी, मान सिंगी, मेंढल, मेष सिंगी, ये सब उसके नाम है। और ये कैसी वनस्पति, देखो यहाँ बताइए, देखो फोटो है, ये ऐसी वनस्पति है। इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान, बुंदेलखंड, बिहार, एमपी, बरार, कोंकण, दक्षिण मैसूर और मद्रास, ऐसे में वहाँ पे वो पैदा होती है। હા તો આ એની નસો જ કહીએ ને આપણે. હા, આપણે તો અંદરની સિંગની અંદરના ગુદાનું જ નામ થઈ ગયું ને સીધું. એ તો કોઈ પણ સિંગની અંદરનો ગુદો એટલે સિંગી મંસ થયું કે નહીં? તે તો કોઈ પણ સિંગનું માસ થયું ને. મેઢા સિંગી શું કોઈનું પણ માસ થયું? ફ્રૂટ અરે મેઢા સિંગીનો અર્થ શું? મેઢકની સિંગ એટલે શું કીધું? મેઢક જેવી સિંગ. મેઢકની સિંગ અને મેઢક જેવી સિંગમાં ફરક નથી? હા હા મેંઢકના સિંગ જેવી સિંગ. એક્ઝામ્પલ તો એવી રીતે જ આપશે ને કોઈ પણ. હા હા આપણે એવી રીતે લઈએ છીએ ને કિડની બી. તો આ કિડનીનો આકાર કેવો? તો કે કાજુ જેવો. આપણે શું કહીએ છીએ? હા હા આપણને ભણવામાં એમ જ આવતું.
હા, પછી આપણે જે પેલી ઓલી આપણે મોગરીને બધું કેમ ખાતા નથી? કારણ કે અળસિયા જેવું પડ્યું હોય, સાપોલિયું છે એટલે. હા હા તો આપણે એક્ઝામ્પલ તો સાપોલિયાનું જ આપીએ છીએ ને. હા હા બની છે લોટમાંથી, તો પણ આપણે શું આપીએ જ ભાઈ? હા હા હા, એનો અર્થ એવો નથી કે આ ઈ બની ગયું. उसकी फली 2 से 3 इंच लंबी, 3 इंच मोटी, कठोर, भालाकार, क्रमशः नोकीली होती है. जैसे ये सरगवा होता है वैसा ही ये था, खाली साइज में थोड़ी छोटी है बस. बराबर. ऐसे ही वाराही कंद, कंद का अर्थ हुआ वाराही. वाराही का अर्थ इन्होंने कुछ भी कर लिया है. वाराही का अर्थ यहाँ है चर्मकारा लुक. बराबर. अनूप देश में ये अनूप देश यानी कि जल प्राय देश में ये सुअर के वालों की तरह कठिन रोम से युक्त कंद वाला होता है. और वराह वदन, वराह वदन जैसा उसका आकार है. बोलो, वराह का चेहरा होता है ना, वराह रीछ का ऐसा आकार है, इसीलिए उसका नाम वाराही कंद. ठीक है. तो ये सारी चीज वो उसके आकार के हिसाब से, बाकी उसके पत्ते भी चौड़े, चौड़ाई लंबाई सब यहाँ बताया हुआ है. मतलब इसका पत्ता भी होता है. आओ अभी वृषभ मंस की बात की है. वृषभ मास, तो वृषभ में यहाँ क्या लिया गया था? वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि. मतलब कि ये हिमालय पर्वत के शिखर पे उत्पन्न होता है. वृषभ, वृषभ, धीर, विषाणी, द्राक्ष. ये द्राक्ष का नाम है वृषभ. द्राक्ष को वृषभ कहा जाता है और ये यहाँ पे उत्पन्न होता है. समझ में आ गया अभी? हाँ. बोलो. अब ये हमारे पाठ में गुजराती में क्या लिखा है वो भी मैं बोल रही हूँ, सुनिए आगम में, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको कैसे सुधार के रखा है. बराबर. जो रोहिणी नक्षत्र में वृषभ का मास लिखा था बैल का, उसकी जगह यहाँ पे लिखा है धतूरे के फल का चूर्ण. समझ में आया? तो नक्षत्रों का सात्विक भोजन था, वो कैसा था वो मैं बोल रही हूँ. अब वो शब्द का अर्थ मनसम वनसम निकाल दिया है यहाँ पे, और आज हम वो उसको कौन सी भाषा में समझते हैं वो लिखा है, वो मैं बोल रही हूँ लास्ट में. ध्यान से सुनिए. कृतिका, ये शुरुआत कृतिका से ही हुआ है, इसलिए ये 100% हमारा नहीं है. ये भी मैं कह देती हूँ, ये 100% हमारा नहीं, क्योंकि कभी भी कृतिका से शुरू नहीं हुआ है अपने किसी भी पाठ में. कृतिका नक्षत्र दही और चावल खाना. रोहिणी नक्षत्र में धतूरे के फल का चूर्ण यानी कि जो अंदर का गर है वो बात बोलिए, वो खाना है. मृगशीर नक्षत्र में इंद्रावरुणी फल का चूर्ण. आर्द्रा नक्षत्र में मक्खन. पुनर्वसु नक्षत्र में घी. पुष्य नक्षत्र में खीर. अश्लेषा नक्षत्र में अजवाइन का चूर्ण. मघा नक्षत्र में कस्तूरी खाना है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंडूक पर्णी वनस्पति का चूर्ण. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वाघ नखी नामक वनस्पति का चूर्ण. हस्त नक्षत्र में वत्सानिक यानी कि जो बने हुए चावल का जो पानी निकल रहा है कांजी, वो लेना है. चित्रा नक्षत्र में मूंग की दाल. स्वाति नक्षत्र में फल. विशाखा नक्षत्र में आसक्ति वस्तु, जो प्रिय वस्तु है वो. अनुराधा नक्षत्र में मिश्रीकृत कच्छ अन्न. मिश्रीकृत यानी साकर मिला हुआ. उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में बोर का गर अंदर का चूर्ण. और मूल नक्षत्र में सब्जी जो सिंगी बोला है वो. पूर्वा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आंवले का फल. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बिल्ले का फल, बिला का फल. और अभिजीत नक्षत्र में पुष्प मिली हुई वस्तु. श्रवण नक्षत्र में खीर. घनिष्ठा नक्षत्र में फल. शतभिषा नक्षत्र में तुअर की दाल. पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में करेला. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वराह कंद वनस्पति का गर चूर्ण. और रेवती नक्षत्र में जलचर कुंभी नामक वनस्पति का गर. अब समझ में आ गया कि कोई भी वनस्पति के या फल के अंदर के गर को भी वहाँ उसके आकार के प्राणी का नाम दे दिया और उसी का मनसम मांस खाना ऐसा लिखकर पूरा का पूरा मैं ये कहूँगी कि ये गलत इरादे से उसका पूरी वस्तु बदल करके रख दी थी. बराबर. आज क्लियर हो गया आपको? हाँ हाँ.
सारी चीज़ क्लियर हो गई, बहुत अच्छा है, बस ठीक है। बोलो अभी कोई प्रश्न? आज ये वृक्ष और मांस शब्द का अर्थ आपने जान लिया। मनसम का अर्थ, मनसम का मांस का अर्थ होता है ही अंदर का गुदा, किसी भी फल के अंदर का गुदा, बराबर। दवा क्या मुश्किल काम वाली हो एम ज के तो उसका गुर्दा निकाल दो। हाँ, तो वो ही कहेंगे ना। पल्प ने गुर्दा ज के लो। तो हमारे शास्त्रों के साथ ऐसे भी चिड़े हुए हुए ना। બોલો. પતિ ગયું હવે આજે? હા બસ આજે વૃક્ષ અને માંસનો ટોપિક હતો એ પૂરો કર્યો. હવે કાલે બાકીનું, કાલથી નવો ટોપિક. બરોબર, આ ટોપિક પૂરો કરવા જ લંબાવ્યું. ઓકે, ચાલો જય જિનેન્દ્ર. હવે કાલે મળીએ પાછા. જય જિનેન્દ્ર.